प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा की विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इससे पहले 3 लेक्चर्स में हमने ये पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं और रासायनिक समीकरणों को संतुलित किस प्रकार किया जा सकता है। इस चैप्टर में आगे जो टॉपिक्स बचे हैं उनमें से मेन टॉपिक जो बचता है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। पहले संयोजन अभिक्रिया जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, दूसरी वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट, और उपचयन एंड अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या इनको रेडॉक्स रिएक्शन भी कह देते हैं। तो ये 5 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन। तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे और इस लेक्चर में जो है हम पहले 2 प्रकार की अभिक्रियाओं की डिटेल कवर करेंगे, इनको डिटेल से पढ़ेंगे और जो अभ्यास के प्रश्न दे रखे हैं वो हम इस लेक्चर में करेंगे, बाकी 3 इससे अगले लेक्चर में करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब संयोजन जैसे नाम से स्पष्ट है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद पैदा करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन वायु में जलता है, यानी कोयला जब वायु में जलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। या कार्बन तत्व जब वायु में जलता है और ऑक्सीजन की हेल्प से जलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां देखिए कि 2 ये क्या है, रिएक्टेंट है, 2 अभिकारक हैं ये, ठीक, और सिंगल उत्पाद एकल उत्पाद पैदा करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जो है क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड चूना है, चूने में अगर आप पानी मिला दोगे तो क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा, CaOH ट्वाइस प्लस उष्मा निकलेगी, ठीक। तो यहाँ देखिए कि 2 अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद पैदा कर रहे हैं, तो क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ी थी कि मैग्नीशियम रिबन जब वायु में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक। तो इसको अगर संतुलित करें तो ये लग जाएगा। तो यहाँ देखिए कि 2 अभिकारक जो मिलकर के एक उत्पाद पैदा कर रहे हैं, तो इसको भी हम संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण 3 मैंने आपको समझाई दिए हैं, ठीक। अब देखिए कि इसी आधार पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि दीवारों पर सफेदी करने के बाद 2-3 दिन बाद दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो वास्तव में यहाँ पर हमने एक अभिक्रिया पढ़ी कि जब चूना जो है इसको हम पानी में घोलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक विलयन हमें प्राप्त होता है, ठीक। तो अब वास्तव में ये जो बुझा हुआ चूना है इसको हम दीवारों पर अप्लाई करते हैं, दीवारों पर ब्रश के हेल्प से लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए दीवार पर आपने क्या किया, ये बुझा हुआ चूना लगाते हैं, CaOH ट्वाइस आपने दीवार के ऊपर लगा दिया है। अब 2-3 दिनों में क्या होगा कि हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस चूने के बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करेगी, ठीक। और किसका निर्माण करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगी, प्लस वाटर का निर्माण करेगी, ठीक। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसकी एक पतली परत जो है उसके ऊपर जमा हो जाती है। और कैल्शियम कार्बोनेट किस कलर का होता है, बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। उसी वजह से जो है इस पर एक्स्ट्रा चमक आ जाती है, थोड़ा ज्यादा सफेद होता है इसके बजाय,
इसलिए दीवार पर ज्यादा चमक जो है कैल्शियम कार्बोनेट की परत की वजह से आ जाती है। ओके, तो देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख भी दिया है कि सफेदी के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि चूना और पानी मिलकर के बुझा हुआ चूना बनाते हैं, और इस अभिक्रिया में जो बुझा हुआ चूना निर्मित हुआ है उसका विलयन हम किस पे कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए प्रयोग करते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो बुझा हुआ चूना है वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है उसके साथ धीमे अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। ठीक, तो इस पतली परत की वजह से जो है दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। ओके, तो आपने दोनों रिएक्शंस का इस प्रश्न में जिक्र कर देना है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से करना है। आगे आ जाता है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये वास्तव में संयोजन रिएक्शन से उल्टी होती है। इसमें एकल अभिकारक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद पैदा करता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद पैदा करता है। जैसे अगर आप पानी में से एक विशेष तरीके से विद्युत धारा गुजारते हैं, आपने घर पे ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ये लेबोरेटरी में अपने टीचर की ऑब्जर्वेशन में ही आप कर सकते हैं। तो जब पानी में विद्युत धारा विशेष तरीके से गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ठीक, तो पानी के 2 अणु मिलकर के टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सिंगल अभिकारक जो है वो एक से अधिक उत्पाद बना रहा है, यानी ये इसमें टूट रहा है, वियोजन हो रहा है, इसका अपघटन हो रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, ये भी आप लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया कि फेरस सल्फेट क्या बनाता है, फेरिक सल्फेट प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में से मैंने उदाहरण लिया हुआ है। अब अपघटन जो है या वियोजन जो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम 3 तरीके से कर सकते हैं कि ये अभिकारकों पर डिपेंड करता है कि कौन सा अभिकारक जो है वो किस तरीके से जो अपघटित होगा। तो यहाँ पर 3 मुख्य एग्जाम्पल हमने लिए हैं कि इसको एक अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा की जरूरत भी पड़ सकती है, प्रकाश की जरूरत भी पड़ सकती है और विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो जिसमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है विद्युत अपघटन कहलाता है। जिसमें उष्मा की आवश्यकता पड़ती हो जिसको तोड़ने के लिए उसको ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, और जिस अभिकारक को तोड़ने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है उसको प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। तो तीनों अपघटनों के एक उदाहरण मैंने आपको दिए कि जैसे विद्युत पानी में से विद्युत धारा गुजारते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है, तो विद्युत धारा गुजारने से पानी का अपघटन हुआ। तो इस तरीके ये जो है विद्युत अपघटन का एक उदाहरण है। अब मैंने बताया था कि चूने के पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो चूने के पत्थर को डिकम्पोज करने के लिए, अपघटित करने के लिए क्या देनी पड़ी, उष्मा देनी पड़ी। उष्मा देनी पड़ी तो ये उष्मीय अपघटन हो गया। इसी तरह से जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के ऊपर सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो जहां पर सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती हो किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए, तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, प्रकाशीय अपघटन कहलाती है। ओके, अब आगे देखिए कि अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं। 11वां क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो हम वैसे तो समझ चुके हैं कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन से बिल्कुल विपरीत क्यों होती है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया
संयोजन से बिल्कुल विपरीत होती है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के सिंगल उत्पाद पैदा करते हैं, जबकि वियोजन में एकल अभिकारक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। और दोनों का एक एक उदाहरण आप ऊपर से उठा करके यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक। और अगला प्रश्न है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये तीनों उठा करके आप इसका आंसर में लिख दें। ठीक। अब देखिए कि आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 11 पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि पहला, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सफेदी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, चूने का यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। और इसका नाम जो है, जो पदार्थ X है, इसका पहले नाम पूछा है, नाम इसका कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका सूत्र जो CaO है। फिर कहता है कि ऊपर एक में लिखे पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। जब चूना जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा। ओके। और आगे दिया हुआ कि क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम लिखिए। तो इस क्रियाकलाप में क्या किया गया है कि एक विशेष तरीके से एक बर्तन में पानी लेकर के और दो इलेक्ट्रोड फिट करके उसके ऊपर पानी से भरी हुई दो प्रणालियां उल्टी रख देते हैं और फिर इसमें से विद्युत धारा गुजारते हैं। तो एक में जो विद्युत धारा, जो गैस बनती है, वो दूसरे से डबल बनती है। तो वास्तव में हाइड्रोजन जिस प्रणाली में इकट्ठी होगी वो दुगनी होगी और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से आधी होगी। तो वास्तव में विद्युत अपघटन के दौरान क्या होता है कि पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। जब बैलेंस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हाइड्रोजन के दो अणु बनेंगे तो ऑक्सीजन का एक अणु बनेगा। तो ये आगे वाला जो है, ये जो अंक है, ये इसके आयतन को दर्शाता है। तो जो आयतन है वो 2:1 में बनता है। ठीक। तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस है उसकी मात्रा ऑक्सीजन से यहाँ पर आपको दुगनी दिखेगी, तो प्रणाली में तो मात्रा दुगनी होनी है। ठीक है। इसका आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि जल के विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 2:1 में प्राप्त होती है। इससे हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से दुगनी होती है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में जो 3 अभिक्रियाएं बच गई है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनसे संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।